हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपना सैम्पल पेपर कंटिन्यू करेंगे। इसकी स्टार्टिंग मैंने कर दी थी, लास्ट वीडियो जो अपलोड करी थी उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे सैम्पल क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट के हम लोगों ने। तो जैसे करेंटली हमारी क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि साइंस का ही सैम्पल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं तो आपको एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कितना आपने पढ़ रखा हुआ है, उसमें कितनी चीज़ें आपको अच्छे से याद हैं, किन चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज करना है जो सेक्शन आपके वीक हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए जिससे आप सारी न्यू वीडियोज़ की अपडेट को चेक कर सकें। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख ली होगी उसमें, क्योंकि उसमें मैक्सिमम स्टार्टिंग के जितने भी एमसीक्यूज थे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, बट अभी भी थोड़े से बचे हुए हैं तो उनको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने करा था उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, वेयर आर द प्रोटीन्स। लास्ट था हमारा 12th क्वेश्चन, वेयर आर द प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो इसका आंसर था हमारा स्टमक। स्टमक में सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और अगर यहाँ पे पूछते वेयर इज कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कैनाल, तो उसका आंसर आप लोग क्या देंगे, माउथ देंगे। ओके, तो वहाँ पे सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहे हैं विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट इन कंडक्टर। तो ये आपके फिजिक्स सेक्शन का क्वेश्चन है। तो अभी मैंने फिजिक्स सेक्शन स्टार्ट नहीं किया, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे करंट का जो डायरेक्शन होता है वो किस डायरेक्शन में कैसे फाइंड करते हैं अगर किसी कंडक्टर की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल एंड मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो इसका आंसर तो जो आपका है वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब इसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, आप लोग अपना राइट हैंड लीजिए। राइट हैंड में क्या करिए, जो आपकी थंब है, आपकी जो फोर फिंगर है और आपकी जो मिडिल फिंगर है, उन तीनों को आपको 90 डिग्री के एंगल पे सेट करना है। जब आप इन तीनों को 90 डिग्री के एंगल पे सेट कर लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो थंब होता है वो डायरेक्शन दिखाता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है या फिर मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है कंडक्टर का। ओके, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है। नेक्स्ट जो आपकी फोर फिंगर होती है, ओके, मतलब जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, वो आपको बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ओके, तो ये जो फिंगर होती है ये बताती है आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और जो आपकी मिडिल फिंगर होती है वो आपको बताती है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल होता है उसकी हेल्प से आप करंट का डायरेक्शन का फ्लो पता कर सकते हैं, किसमें, कंडक्टर में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला गया है इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज हाफ देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स। रेजिस्टेंस कैसे हो जाता है, आप लोगों को पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे एरिया पर डिपेंड करता है। मैं बताती हूँ, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो किसकी बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर एरिया कैसी हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो रेजिस्टेंस का क्या होगा। ठीक है, तो आप चेक करिए कि अगर हम यहाँ पे, ये हमारा था, मैं एक बार फिर से लिखती हूँ क्लियरली, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए, ओके, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। एल क्या होता है, लेंथ, रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी, ए होता है एरिया। तो ये हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस थी। ओके, फिर हमारा जो क्या हुआ, एरिया चेंज हो गया, जो न्यू एरिया आ गया उसको हमने ए डैश लिख दिया, और वो कितना हो गया है, एरिया को हमने अपनी जो ओरिजिनल एरिया थे से हाफ कर दिया है। तो हमारा रेजिस्टेंस नया वाला क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी तो सेम रहती है अगर सेम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, लेंथ भी वैसी की वैसी है, बट जो न्यू एरिया है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए डैश लिख देंगे। और उसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये रो, ये एल, ये हो जाएगा ए बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका जब 2 ये ऊपर चला जाएगा तो आप देखेंगे जो आपकी न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2, जब ऊपर गया तो 2 आगे आ जाएगा, देन 2 रो
एल अपॉन ए, और रो एल अपॉन ए आपका क्या था, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, रो एल अपॉन ए क्या था, पुराना वाला रेजिस्टेंस। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले रेजिस्टेंस के। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं आता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लगभग आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन तो इस फॉर्मूले पे आएगा, या फिर इस पे वैल्यूज पुट करके रेजिस्टेंस निकालना होगा, या इसको रेशियो फॉर्मेट में रख के दो रेजिस्टेंस को कंपेयर करना होगा, या कभी लेंथ को डबल कर देते हैं, एरिया को हाफ करके न्यू रेजिस्टेंस निकालना होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारी जो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ देन द रेजिस्टेंस बिकम 2 टाइम्स। ओके, मोनिट्रियल प्रोटोकॉल कब इफेक्टिव हुआ था, ये 1989 में हुआ था। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको याद में रखना होगा। दूसरा मोनिट्रियल प्रोटोकॉल में क्या था, ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा था उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओजोन लेयर ना डिप्लीट करे, इस पे डिस्कशन हुआ था सारी कंट्रीज के बीच में। कौन कौन से उन लोगों को स्टेप्स लेने हैं जिससे कि वो ऐसी हार्मफुल रेजेस का प्रोडक्शन कम हार्मफुल गैसेस का प्रोडक्शन कम करे, जिसके कारण ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो। ओके, दूसरा बोल रहे हैं क्वेश्चन, ओजोन डिप्लीशन हैज रिजल्टेड इन, अगर ओजोन का डिप्लीशन हो जाता है तो क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है जो ओजोन लेयर होती है वो किससे हमें प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है हमें, जो सन से आ रही होती है अल्ट्रावायलेट रेजेस। और अगर ओजोन लेयर नहीं बचेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर तो क्या होगा, यूवी रेज जो सन से आ रही हैं वो डायरेक्ट हमारे अर्थ पे फॉल करेंगी आके। अगर ओजोन लेयर होती है तो वो क्या होती है, मैक्सिमम रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई है तो क्या होगा, मोर यूवी रेडिएशंस ऑन अर्थ। ओके, यहाँ पे 17 है, assertion रीजन है यहाँ पे। तो इसमें बोला गया, द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर स्टार्ट्स फेडिंग व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू इट, and reason है when an iron nail is dipped in a copper sulfate solution then iron displaces copper from the copper sulfate because iron is more reactive than copper। इसमें रीज़न तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और वहाँ पे क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा। ओके, और कॉपर बच जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जो मुझे असर्शन है वो थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है, यहाँ पे जिंक रॉड की जगह पे आयरन नेल लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारा रीज़न और असर्शन दोनों सही हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं जब, और ब्लू कलर भी डिसअपियर होने लगता है, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है ना उसका ब्लू कलर होता है, और उसमें जब आप लोग आयरन नेल को डिप करते हैं धीरे धीरे करके कॉपर सल्फेट कम होता जाता है, वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में क्या बनता जाता है, आयरन सल्फेट बनता जाता है। तो इसलिए क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे असर्शन में बस थोड़ा सा चेंज करना था, जिंक रॉड की जगह पे आप आयरन नेल लिख लीजिए, फिर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मैं यहाँ पे आपको इसकी रिएक्शन भी बता देती हूँ। इसकी रिएक्शन जो होती है वो होती है, आयरन को आप लिखते हैं Fe, फिर CuSO4, ये होता है आपका कॉपर सल्फेट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है FeSO4 में, और साथ में कॉपर के जो आयंस होते हैं वो रिलीज होते जाते हैं। ओके, तो ये आपकी रिएक्शन होती है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, असर्शन सही है हमारा कि जो कॉपर सल्फेट होता है उसका ब्लू कलर कम होने लगता है, फेड करने लगता है जब उसमें आप आयरन नेल को डिप करते हैं। यहाँ पे जिंक रॉड की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखना है, आयरन नेल को डिप करते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। यहाँ पे जो असर्शन है वो लिखा है, कॉन्डम प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हाँ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। STDs जो होती हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए जो मेल्स होते हैं वो कॉन्डम को प्रेफर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि इसका रीज़न क्या है, कॉन्डम प्रिवेंट्स द स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द ओवम बाय एक्टिंग एज अ बैरियर। ये रीज़न सही नहीं है इसका। ये जो कॉन्डम होता है उसका यूज़ किया जाता है वो सिर्फ कि STD ट्रांसमिट ना हो, अगर किसी मेल को कोई भी डिजीज़ है, जैसे STDs होती हैं, HIV एड्स जो है वो एक STD है, ठीक है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है, तो वैसी डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए
कॉन्डम्स का यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे जो रीज़न दिया गया है ये सही नहीं है। ओके, स्पर्म की मीटिंग ओवम से कराने के लिए इसका कोई भी बैरियर की तरह एक्ट करने का रीज़न सही नहीं है, तो हम यहाँ पे कह देंगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट assertion रीजन है हमारा, अ कंपास इज केप्ट नियर अ वायर कैरिंग करंट gets deflected and reason is the electric current is capable of producing a magnetic field। देखिए बिल्कुल सही है, assertion भी सही है, उसका रीज़न भी सही बता रहे हैं। यहाँ पे बोला गया अगर आप किसी करंट कैरिंग वायर, जिसमें कोई ऐसा वायर जिसमें करंट जा रहा है, उसके पास कोई कंपास रख देते हैं जिसमें निडल लगी हुई है, तो वो जो निडल होती है वो क्या करती है, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके अराउंड एक तरीके की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिज्म हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी वायर में फ्लो हो रहा है, उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, जिसके कारण कंपास डिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें जो असर्शन बोला था कि अ कंपास इज केप्ट नियर अ वायर कैरिंग करंट गेट्स डिफ्लेक्टेड, हाँ डिफ्लेक्ट हो जाता है। और रीज़न क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इसके कारण ही जो कंपास की निडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है। देन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कंटिन्यूसली रिक्वायर एनर्जी टू कैरी ऑन लाइफ प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, सबको क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी लाइफ प्रोसेस कैरी करने होते हैं, मतलब जो भी जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, उनको खाने खाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए प्लांट्स को सनलाइट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा बोला गया है अबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। हाँ, अबायोटिक कंपोनेंट्स जितने भी हैं, जैसे एयर है, वाटर है, ठीक है, ये सारी क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और ये नॉन लिविंग फैक्टर्स भी होते हैं, माउंटेन्स हैं, ये कैसे हैं, नॉन लिविंग है। तो इसका बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर जो है वो ए को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उसका कोई रीज़न नहीं बता रहा है कि ये रीज़न है, इस कारण सारे बायोटिक कंपोनेंट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें बोला गया है आउट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड विच हैज़ द हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। देखिए करेंटली आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर चल रहा है, उसमें मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाई थी उसमें ये समझाया था कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे अब आयनिक कंपाउंड कौन सा है, यहाँ पे कार्बन का कंपाउंड कौन सा है, वो आपको समझ में आ रहा है। मिथाइल क्लोराइड एक कार्बन कंपाउंड है और NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। मतलब Na और Cl के बीच में कैसा जो बॉन्ड बना होगा वो आयनिक बॉन्ड बना होगा, और मिथाइल क्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन के बीच में कैसा कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा, और इसमें Na+ और Cl- दो आयंस बने होंगे। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो उसमें आयंस बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पॉजिटिव चार्ज का आयन और निगेटिव चार्ज का आयन आपस में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, इसलिए उनको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज कम्पेयर टू मिथाइल क्लोराइड जो कि एक कार्बन कंपाउंड है। इनका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है, इनमें बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इस कारण इनको ईजिली हम ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ओके, तो इसका रीज़न समझ में आ गया। इसको आप लोग फ्रेम कर लेंगे आंसर के फॉर्मेट में, और अगर आपको डिटेल में आंसर चाहिए तो मैं इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है कि मुझे दीदी आप आंसर की जो PDF है वो प्रोवाइड करवा दीजिए, मैं बता दूंगी, दे दूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट है न्यूली फॉर्म DNA कॉपीज में नॉट बी आइडेंटिकल्स एट टाइम्स, गिव अ रीज़न। अच्छा, जैसे जो DNA होता है, DNA में क्या होता है, जब भी कोई न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा होता है माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू, पुराने सेल से जो न्यूक्लियस में DNA पाया जाता है वो ट्रांसफ़र होता है न्यू सेल्स में। ओके, बट कभी कभी क्या होता है जो DNA होता है वो
बिल्कुल सेम नहीं जा पाता है। ठीक है, क्या होता है, डीएनए में कुछ चेंजेस हो जाते हैं जब वो डिवाइड कर रहा होता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है जिससे डीएनए डिवाइड कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं डीएनए में। ये किसके कारण होता है, इसी चेंजेस को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। जब डीएनए में कोई चेंज आ जाता है किसी भी रीज़न के कारण, कोई कभी कभी अल्ट्रावायलेट रेजेस होते हैं उनके कारण आ जाता है, ठीक है, वरना कुछ और रीज़न हो सकता है उसके कारण आ जाता है। तो क्या होता है, जो डीएनए की जो कॉपीज बन रही होती हैं वो बिल्कुल सेम नहीं रह जाती हैं पेरेंट की कॉपी से। आई होप आपको ये डीएनए की कॉपीज़ वाला जो आंसर है वो समझ में आया होगा। इसमें बस इसलिए आइडेंटिकल नहीं होती क्योंकि कभी कभार डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान उसमें म्यूटेशन हो जाता है। आपने ये दो टर्म यूज़ करें तो आंसर आपका बहुत अच्छा होगा कि डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पे म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, डीएनए कॉपीज़ आइडेंटिकल नहीं होते। तो लिख सकते हैं, newly formed DNA copies may not be identical at several times because during the replication of DNA, the DNA chain get mutated due to some reason. Either it could be some chemical reason or any ultraviolet rays was on DNA. So it do not makes the same identical copies as of the parent DNA. So DNA copies may not be identical. Okay, ये reason हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो थोड़े से डिटेल्स में है, जैसे ट्रांसपीरेशन क्या है, डिसएडवांटेज क्या है ट्रांसपीरेशन के, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस लिखना है, व्हाट इज़ द पावर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये सब हम लोग डिटेल से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जितने मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिससे वो भी अपनी प्रैक्टिस कर सके साइंस के एग्ज़ाम्स की। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। और कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।